हमारे बीच में हमारे आज बादली गांव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आपके लोकप्रिय विधायक, आपके सुख दुख के साथी हमारे भाई कुलदीप वत्स जी, हमारे बीच में हमारे भाई नरेश हसनपुर जी, हमारे भाई छोटू हुड्डा जी, भाई जीते जी, भाई जीता गुलिया जी, भाई काला निमाना जी, दीपक धनखड़ जी, हितेश गुलिया जी, मामन ठेकेदार जी, भाई ईश्वर वत्स जी, नरसिंह फौजी जी, कुलदीप पहलवान जी, रणबीर मास्टर जी आम आदमी पार्टी से, वो भी अपनी उन्होंने बात रखी, अंकुर गुबाना जी, भाई रमेश आचार्य जी, राकेश पेलपा जी, नरेश दौड़ जी, तेजपाल जी, वरुण जी, विनोद गुलिया जी, मास्टर रणबीर जी, शुभम चौधरी जी और बहुत सभी, भाई कृष्ण जी, ये कुछ नाम जो विजेंद्र माजरा जी और ब्लॉक समिति मेंबर की सतपाल जी की भी सतपाल जी की ज्वाइनिंग है जी, वो भी उनका भी स्वागत करते हैं, वो अभी ज्वाइन होंगे और भी सभी। सतपाल जी एक वो एक बार वो मंगाना जी। सतपाल जी कांग्रेस पार्टी शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत हम स्वागत। भाई मनराज मास्टर जी, हमारे बहुत से सारे सरपंच, मैं एक का नाम सबका नहीं जो है, अच्छा ये भाई बीजेपी से जी दोनों, हाँ जी हमारे भी क्योंकि जेपी दलाल हमारा रिश्तेदार है। फिर दे रहा है इनने, थोड़ी दूर की होगी वो न्यारी बात है। और सभी मैं सबसे आग्रह करूंगा, बैठ जाओ जी, मैं बताऊं आपको, सभी किसी का जो है सभी, क्योंकि पूरा गांव हमारे लिए एक समान है। ये कुछ नाम जो आए थे, कुछ नाम ले लिए। अंकुर गुबाना जिला पार्षद भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत से साथी, सोमवीर जी, बहुत से साथी दिखाई दे रहे हैं। और जो है क्योंकि सुबह से साथ चल रहे थे, किसी और गांव में हमने किसी का नाम नहीं लिया, यहाँ पे हमने कहा कि भाई सारे जो साथ चल रहे हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए, सबके नाम लिए जाएँ, सब मेहनत कर रहे हैं। सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आपको याद होगा कि आज से 18-19 साल पहले 2005 में जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का अपने जीवन का, तो उस समय जब मैं आपके बीच में आया था तब मैंने एक बात कही थी कि मैं भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में मेरी बात बोलने तो उसका कोई मायने नहीं, लेकिन अगर आने वाले समय मेरा काम बोले तो आप मेरा साथ दे देना। मैंने एक बात ये कही थी, यह आपको याद होगा। और आज भी मैं वही बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक और किसी भी जनप्रतिनिधि के आकलन करने का ये दो पैमाने होते हैं, उसका काम और सार्वजनिक जीवन में उसका आचरण। इन दो पैमानों पे किसी को भी तुलना की जा सकती है, किसी का आकलन किया जा सकता है। मेरा काम भी आपके आगे है इन वर्षों का, और मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं आप सब से कहना चाहता हूं, काम और आचरण के इन पैमानों पे अगर आपकी आत्मा का तराजू ये गवाही दे कि मैं पूरा उतरता हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद, आपका मैं आशीर्वाद मांगता हूं, और मेरा आशीर्वाद आपका। अब मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि भाई ये आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद को मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके आशीर्वाद से आपका खोया हुआ मान सम्मान देश में मैं बढ़ाने का काम करूंगा, और आपके आशीर्वाद से अपने इलाके के रुके हुए विकास को मैं आगे लेके जाने का काम करूंगा। और ये आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का ये आशीर्वाद साबित नहीं होगा। रोहतक लोकसभा चुनाव की आपकी वोट हरियाणा की 3-4 महीने के बाद की अगली सरकार बनाने की वोट साबित होगी।
ये आशीर्वाद हरियाणा का कि अगली सरकार बनाने का काम करें। यहाँ से जीत के जाएंगे, यहाँ से आपके आशीर्वाद से यहाँ से जो जीत होगी वो चंडीगढ़ की अगली सरकार की नींव, रोहतक में नींव रखने का आप काम करोगे। और यही कारण है कि बीजेपी के निशाने पे पिछली बार भी मैं था और इस बार भी मैं हूँ, और ये सारे पत्रकार यहाँ पे हैं। ये जो कहते हैं सारे पत्रकार की ये हॉट सीट है, एक पत्रकारिता का शब्द है हॉट सीट। हॉट का मतलब गर्म, पत्रकार। तो भाई गर्मी का और मेरा दूर दूर का कोई संबंध नहीं, मैं सीधा आदमी हूँ, कति आपने मेरा है। मगर ये इसीलिए हॉट सीट है कि यहाँ अगर पिछली बार हम जीत जाते, जो थोड़ी सी साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया, मेरी आत्मा जानती है क्या बनी पिछली बार, लेकिन जो थोड़ी कसर रही, वो जो कसर रही, अगर उसमें जीत हो जाती तो विधानसभा चुनाव में जो थोड़ी सी सीटों से कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा अंतर रह गया, क्योंकि यहाँ से जब हम हारे तो हमारी हाथ निराशा लगी। बीजेपी अति उत्साहित होगी, बीजेपी ने 75 पार का नारा दे दिया। 75 पार तो होने नहीं थे क्योंकि लोग दुखी थे उनसे, लेकिन उनकी 40 सीट आई, कांग्रेस की 31 सीट आई, और वो थोड़ी सीटों का फर्क रहा, और फिर दुष्यंत चौटाला ने समर्थन देके सरकार बना दी। तो इस बार भी यही सीट पूरे देश की और प्रदेश की नज़र इस सीट पे रहेगी, आपकी सीट पे रहेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, इस बार कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? और आपने देखा सरकार बदलनी जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यहाँ की जो फैसला है वो हरियाणा की सरकार बनाने का फैसला है, और वो हरियाणा की सरकार बदलना जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये जो सरकार साबित रही 10 साल, खट्टर सरकार, इस सरकार ने बड़ा नुकसान किया हमारे प्रदेश का। 10 साल की सरकार के बाद आज हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार। आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1, हर आदमी के घर का बजट बिगाड़ने वाली ये सरकार साबित हुई। आज हरियाणा के अंदर नशे में बढ़ोतरी में देश में नंबर 1। आज ऐसी थी दूध दही का खाना था, ऐसा हरियाणा था, अब नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। आज हरियाणा अपराध की तरफ हमारा नौजवान दोबारा से गैंग जिन गैंगों का सफाया किया था उल्टा सरकार में, आज दोबारा से वो गैंग खड़े हो गए। फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, कोई जेलों से, कहीं विदेशों से। स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार में हुआ, पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। मैं अपने इलाके की एक उदाहरण देता हूँ। हमारे इस इलाके में आपको याद है जब अपनी सरकार आई उससे पहले क्या स्थिति थी? अपने इलाके में बहुत आपके और हमारे मन में टीस थी, जब हम छोटे छोटे जब हम पढ़ाई करते थे, स्कूल कॉलेजों में जाते थे, कि हमारा इलाका भी दिल्ली के उतना ही नज़दीक है जितना नोएडा और गुड़गांव, मगर ये इलाका आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? बहुत बड़ी टीस थी। सरकारें आती थी लेकिन हमारे इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। फिर 2004 में जब हुड्डा साहब के हाथ में आई, इस इलाके के एक बेटे के हाथ में हरियाणा की कलम आई, तो हमारे इलाके की तस्वीर सुधरने लगी। भादुगढ़ मेट्रो से जुड़ा तो झज्जर रेल से जुड़ा, कहीं हाईवे 4 लेन हाईवे बने तो कहीं बाईपास बने, कहीं इंडस्ट्री का एरिया आया तो कहीं पैनासोनिक आया तो कहीं योकोहामा आया, कहीं थर्मल के कारखाने लगे तो कहीं अलग अलग हर क्षेत्र के अंदर कहीं स्टेडियम बने। गांव के अंदर, शहर के अंदर विकास का पहिया घूमने लगा। मैं पूछना चाहता हूँ, उन 10 वर्षों में अपने एरिया में विकास होता और तस्वीर बदलती आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? मैं आपसे पूछा। अपना इलाका आगे गया। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ, राज जाने का कितना नुकसान हुआ। पूरे प्रदेश को तो हुआ, मगर अपने इलाके को खास तौर पे जब अपनी सरकार थी तो हमने 17 अपने इलाके के 17 शहरों में और कस्बों में बाईपास बनाए थे। पहले एक भी बाईपास नहीं था, रोहतक का भी बाईपास नहीं था। फिर जब सरकार अपनी आई, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, तो अलग अलग अपने क्षेत्र के अंदर हमने बाईपास बनाए। पहला रोहतक में बनाया, फिर भादुगढ़ का बनाया, फिर सांपला का, फिर बादली का, फिर झज्जर का बाईपास बना। आपको याद, झज्जर का भी नहीं था बाईपास। फिर झज्जर का बाईपास बना, फिर छारा का बाईपास बना, फिर उसके बाद कोसली का बाईपास बना। 17 बाईपास बने। और 17 बाईपास बनने के बाद 2013 में 14 में जब सरकार बदली, उससे कुछ महीने पहले मैंने 4 बाईपास और मंजूर कराए नेशनल NCR प्लानिंग बोर्ड से। ढाकला सुबाना का बाईपास, छुचकवास का बाईपास, मातन का बाईपास और बेरी का 17 बनवा दिए थे। ये 4 मंजूर करा दिए थे। लेकिन सरकार चली गई। सरकार चली गई। जब राज बदल जाता है कितना नुकसान होता है।
उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाएं, 10 साल में उन 4 बाईपासों में से जिसके पैसे सब कुछ मंजूर है, एक भी बाईपास पे काम इस सरकार ने शुरू नहीं कराया। और काम ना शुरू कराओ एक अलग बात है। खट्टर साहब 10 साल में बादली में एक दिन आए, एक दिन, आप अंदाजा लगाओ। बादली में एक दिन आए, बेरी में गए नहीं, झज्जर में गए नहीं, कलोई हल्के में एक दिन भी नहीं गए, भादगढ़ में भी 10 साल में एक बार आए, कोसली में भी 10 साल में एक बार आए, पिछले 5 साल। तो जो कोई आदमी जाएगा ही नहीं। आप 10 साल किसी के जीवन में छोटा समय नहीं होता, 10 साल जीवन में बड़ा समय होता है। आप चीफ मिनिस्टर हो 10 साल, आप जाओगे ही नहीं तो आपको वहाँ के कौन से गांव में क्या कमी है, क्या विकास हो सकता है, इसके बारे में आपको क्या दर्द होगा। 10 साल कोई जाए, साउथ में होके आए, कोई तमिलनाडु, कोई कर्नाटक, 10 साल में, उसमें कर्नाटक में कौन से शहर में कौन से क्या है, क्या पता चलेगा। तो खट्टर साहब 10 साल आए नहीं, और आए नहीं, और अब अपना करनाल चले गए चुनाव लड़ने। अब बुलाना भी दे तो क्या दे। और हमारी भी सरकार रही, हुड्डा साहब के हाथ में कलम रही। मेरे ख्याल बादली विधानसभा क्षेत्र में हुड्डा साहब हफ्ते 2 हफ्ते में तो हुड्डा साहब आया करते, और मैं तो हर दिन यहाँ पे जो आपकी जब सरकार रही आपके बीच में रहकर ये प्रयास। और दूसरा अपने का फ़र्क ये होता है, अपने का फ़र्क ये होता है कि कहीं कोई कमी रह जाए, कुछ हो जाए तो भाई पहले तो राज हो तो काम हो, और राज में काम कहीं कोई कमी रह जाए तो कम से कम एक दिन में पकड़ के आप जो है बाजू कुर्ता पकड़ के खींच के एक दिन में 10 बार उड़ाना तो दे सकते हो। अभी कोई 10 साल में आए ना एक दिन खट्टर साहब, और अब चलेगी करनाल। अब करनाल जाके उड़ाना, अब वो कहेंगे मैं तो 10 साल नहीं आया, तो करनाल आ गया, अब क्यों लाना दे। तो चलो, तो खैर नुकसान हुआ, हमारे क्षेत्र के विकास का हुआ, हरियाणा प्रदेश का हुआ, विकास की पटरी से उतरा। एक कोई विकास की परियोजना, मेरा दिल में कितनी पीड़ा होगी। जो एम्स का मैंने मंजूर कराया था बाड़सा में, कितना ही बड़ी परियोजना आनी थी। जैसा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना, ऐसे 10 और इंस्टीट्यूट बनने थे कि एम्स का पूरा प्रॉपर एम्स का अस्पताल बनना था, और 10 और ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट बनने थे। अगर ये 10 और नेशनल इंस्टीट्यूट बन जाते, कितने बच्चों को रोजगार मिलता और हमारे क्षेत्र में कितना काम आता। मगर सरकार चली गई, उसकी पैरवी भी ढंग से करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। मेट्रो, आखिरी खंबा मेट्रो का जहाँ भादुगढ़ में हम साखोल में बनवा के गए थे, इस इतने वर्षों में एक खंबा भी आगे 10 साल में, 10 साल तक बहुत नुकसान हुआ इलाके का, हरियाणा का। मगर दुख इस बात का ही केवल नहीं है कि भाई विकास की पटरी से उतरा अपना प्रदेश, बेरोजगारी महंगाई में आगे बना। दुख इस बात का है, ऐसी सरकार आ गई जिसने हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। अहंकार में, इतने घमंड में सरकार, किसान आंदोलन में 750 घर उजड़ गए, 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए। मगर सरकार के मुख से एक किसी परिवार के लिए सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कि हम आपकी मांग तो नहीं मानते, लेकिन आपके घर का चिराग बुझ गया, हमें दुख है। हमारी बेटियों ने जब न्याय की बात कही तो उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। क्या कसूर था उन बेटियों का? वो अपने लिए न्याय और इज्जत की बात कर रही थी। उनके साथ सरकार में किसी सरकार के मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, जिस प्रदेश से वो आती थी, यहाँ तक एक लाइन नहीं कही कि इस देश में आप धैर्य रखें, आपको न्याय मिलेगा। केवल एक ये लाइन कोई बोल देता तो हमारे दिल के अंदर, उनको तो जिस तरीके से जंतर मंतर पे आपने देखा उनको घसीटने का काम हुआ, कोई वर्ग नहीं। अहंकार तो अब इतना बढ़ गया, एक लड़की को छेड़छाड़ का मामला आया, एक हमारे खेल मंत्री थे हरियाणा के, तो संदीप सिंह, तो एक लड़की के छेड़छाड़ का मामला आया, तो उसमें खट्टर साहब ने खड़े होकर विधानसभा में कहा कि भाई संदीप सिंह मंत्री रहेंगे रहेंगे रहेंगे। जब हुड्डा साहब ने कहा कि भाई इतना इसने जो छेड़छाड़ का ये जो मामला है कि अच्छी बात नहीं है, इसको आप हटाओ, बोला रहेंगे रहेंगे रहेंगे। मैं आप बादली में कहना चाहता हूँ, बीजेपी के इस घमंड को हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूँ। और अब इतना घमंड कह रहे हैं 400 पार का नारा इसीलिए दे दिया। मेरे साथ सांसद थे आनंद हेगड़े, उनका बयान आया, आरएसएस के प्रमुख का बयान आया कि 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। बाबा साहब का संविधान, वो संविधान जिस संविधान के आधार पर देश आगे बढ़ा है, बाबा साहब के संविधान को तो आपको उंगली भी लगाने नहीं देंगे।
मगर तोड़ेंगे तो आपके घमंड को तोड़ेंगे। बीजेपी वालों को मैं आज कहना चाहता हूं, अहंकार में काम कुछ किया नहीं, अहंकार में। और हर वर्ग जो भी गया इनसे कुछ मांगने, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। हमारे सरपंच गए अपने अधिकार मांगने, सरपंचों की पिटाई होगी, हम सरपंचों पे लाठीचार्ज। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा। मनरेगा के मजदूर अपनी मांग लेके गए, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज। तो कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं। जिस सरकार ने जिस वर्ग को अपमानित किया नहीं। अब ये समय आया है कि बदलाव का पूरे प्रदेश के कोने कोने में बदलाव का माहौल बना है। डबवाली सिरसा से लेकर होडल पलवल तक और नांगल चौधरी से लेकर और पंचकुला कालका तक आप कहीं चले जाओ, चारों दिशाओं में एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। चारों तरफ ये माहौल बन गया। और जब चारों तरफ माहौल ये बन गया कि ये सरकार नकारा सरकार साबित हुई, हर वर्ग परेशान है। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद कर दिया इस सरकार ने। कोई गरीब आदमी के ना 100 गज के प्लॉट काटे गए इस सरकार में, ना किसी का मकान आया। 10 साल में कोई मकान बादी में आया हो तो आप बता दो गरीब आदमी का, ना मकान आया, ना 100 गज के प्लॉट काटे गए, ना पानी की पीने की टंकी टूटी की स्कीम रही गरीब आदमी की, ना स्कूल के अंदर वजीफे की जो हमने शुरू कराए थे, स्कूल के अंदर वजीफों का बजट कम कर दिया, मनरेगा का बजट कम कर दिया। गरीब आदमी के सारे योजनाओं को बंद करने वाली सरकार जब ये साबित हुई, सरकारी नौकरियों को खत्म करने वाली ये सरकार साबित हुई, सारी सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। केंद्र में भी